नमस्कार दोस्तों, आप कक्षा 12 जीव विज्ञान का वंशागत और विविधता के सिद्धांत चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में संलग्नता और पुनर्योजन के बारे में आपको हमने समझाया था। इसमें बताया गया था आपको कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित दो जीन आपस में ज़्यादा संलग्न हो सकते हैं, ज़्यादा जुड़े हुए हो सकते हैं या फिर उनमें अलगाव भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपने उदाहरण आपको बताया गया था ड्रोसोफिला का, और उसके दो लक्षण लिए गए थे कि अगर उसका शरीर, ड्रोसोफिला का शरीर पीला और आँख वह श्वेत हो, ठीक है, जिसके जीन को क्रोमोसोम पर Y और W से दिखाया गया है और इसके प्रभावी वन्य प्रकार को Y+ और W+ से दिखाया गया है। ठीक, तो इसका F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी का जो रेशियो आता है वह 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 नहीं आता है। ठीक है, इस F2 पीढ़ी का रिजल्ट क्या होता है? तो F2 पीढ़ी का रिजल्ट यह हुआ कि क्रोमोसोम पर जो जीन स्थित होते हैं वह भौतिक रूप से आपस में ज़्यादा संलग्न होते हैं और जनकीय प्रकार जो आता है 98.7% आता है। जो जनकीय लक्षण है, जनकीय प्रकार है, उनका लक्षण क्या होता है? 98.7% होता है, जबकि पुनर्संयोजी प्रकार वह केवल 1.3% होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरा आपने देखा था, दूसरा लक्षण अगर आप लें, ठीक है, जिसमें आपने लिया था श्वेत और लघुतर, श्वेत और लघुतर लिया था, ठीक है, लघु पंख के रूप में, जिसको आपने लिखा जीन को W और M के रूप में, W और M के रूप में। तो इसका जब संकरण किया गया तो जो F2 पीढ़ी तैयार हुई, उस F2 पीढ़ी में जो संलग्नता थी वह घट गई। ठीक है, संलग्नता क्या हुई? घट गई और पुनर्संयोगी प्रकार का अनुपात बढ़ गया। संलग्नता घटकर 62.8% है और पुनर्संयोगी अनुपात बढ़कर 37.2% हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा क्रॉस ए और क्रॉस बी के टेबल से कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित दो जीन आपस में ज़्यादा संलग्न हो सकते हैं। ठीक है, और उनमें संलग्नता भी कम हो सकती है। ठीक है, जब ज़्यादा वह संलग्न होंगे तो पुनर्संयोगी प्रकार कम होगा और जो थोड़ा कम संलग्न होंगे तो पुनर्संयोगी प्रकार अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया था कि मोर्गन ने इस घटना के लिए संलग्नता शब्द दिया, जो ही, ठीक है, जो एक ही क्रोमोसोम के जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है। साथ ही अजनकी जीन संयोजन के उत्पादन को पुनर्योजन कहा गया। ठीक है, जो अजनकी उत्पादन हो रहे हैं उनको क्या कहा गया? पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन कहा गया। जैसा कि आपने फिगर में देखा है, मोर्गन तथा उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, जैसा कि आपने क्रॉस में देखा, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। ठीक है, क्रॉस, उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और उनमें पुनर्योजन 1 संबंधी 3 पर, ठीक है, 1.3% था, जबकि श्वेत और लघुपंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2% था, अर्थात इसमें संलग्नता कम थी। ठीक है, अब मोर्गन और उनके शिष्य अल्फ्रेड एस्टिवेट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति, जो पुनर्योजन आवृत्ति आ रही है, को जीन के बीच की दूरी का माप मानकर, पुनर्योजन आवृत्ति को क्या मान लिया गया? जीन के बीच की दूरी का माप मानकर उन्होंने क्रोमोसोम में इसकी स्थिति का चित्र बना दिए, अर्थात रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किए। ठीक है, जिसका उपयोग आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवांशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी वर्णित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया गया था। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, लिंग निर्धारण के बारे में। तो आइए दोस्तों, ध्यान से समझते हैं लिंग निर्धारण क्या होता है। ध्यान दीजिए, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आनुवांशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही। तो आप देख रहे हैं कि लिंग निर्धारण, मेल और फीमेल का निर्धारण की क्रियाविधि, अर्थात नर और मादा कैसे बनते हैं, ठीक है, इसकी जो क्रियाविधि कैसी है, मैकेनिज्म कैसी है, यह हमेशा ही आनुवांशिक वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी रही। इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन आगे देखें, आनुवांशिक क्रोमोसोम के द्वारा
लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोग से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लिंग निर्धारण का जो प्रारंभिक संकेत थे, लिंग निर्धारण की जो प्रारंभिक सूचनाएं थी वह किसके द्वारा मिली? क्रोमोसोम के द्वारा मिली। ठीक है, यह संकेत जो है बहुत पहले कीटों पर किए गए प्रयोग से प्राप्त हो चुके थे। आनुवांशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोग से प्राप्त हुए। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय परीक्षणों ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक क्रोमोसोमीय आधार की संकल्पना की ओर इंगित किया। तो आप देख रहे हैं कि कीटों पर जो अनेक प्रयोग हुए, कीटों पर अनेक कोशिकीय जो परीक्षण हुए ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक क्रोमोसोमी आधार संकल्पना की ओर इंगित किया है। तो कीटों के ऊपर जो भी कोशिकीय परीक्षण हुए उसके आधार पर जो है लिंग निर्धारण की संकल्पना आगे बढ़ी, लिंग निर्धारण की ओर वह इंगित किया। हैकिंग ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। तो आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक हैकिंग ने 1819 ठीक है ने कुछ कीटों के शुक्र जनन, हैकिंग ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि हैकिंग ने कुछ कीटों के शुक्र जनन में, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रीय संरचना का पता लगाया और उन्होंने यह भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि शेष 50% में यह नहीं होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक हैकिंग ने देखा कि जब शुक्र जनन होता है तो 50% शुक्राणुओं में एक संरचना देखी जाती है, जबकि 50% संरचनाओं में यह संरचना नहीं देखी जाती है। हैकिंग ने इस संरचना को यक्षकाय नाम दिया। ठीक है, तो वैज्ञानिक हैकिंग ने यह देखा कि जब शुक्र जनन होता है तो 50% शुक्राणुओं में यक्षकाय पाया जाता है और 50% संरचनाओं में, 50% शुक्राणुओं में यह संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हैकिंग ने उस संरचना का क्या नाम रखा? यक्षकाय नाम दिया। लेकिन इसके महत्व को वह नहीं समझा पाए, जो यक्षकाय है इसके महत्व को वह नहीं समझा पाए। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों में यह निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का यक्षकाय वास्तव में क्रोमोसोम ही था। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसको हैकिंग यक्षकाय कह रहे थे वह वास्तव में क्या था? वह क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे यक्स क्रोमोसोम कहा गया। ठीक है, तो हैकिंग के यक्षकाय का नाम क्या हो गया? यक्स क्रोमोसोम हो गया। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि XO प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण क्रियाविधि कैसी होती है? XO प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम ऑटोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत से कीटों का लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कैसी होती है? XO प्रकार की होती है। XO प्रकार का मतलब सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम, ठीक है, अर्थात ऑटोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। ऑटोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह X क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण क्रियाविधि XO प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम अर्थात ऑटोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है, जबकि दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह X क्रोमोसोम होता है और कुछ में नहीं होता है। ठीक है, X क्रोमोसोम सहित शुक्राणु जिसमें X क्रोमोसोम पाया जाता है, X क्रोमोसोम सहित शुक्राणुओं द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिनमें X क्रोमोसोम पाया जाएगा, जो X क्रोमोसोम सहित शुक्राणु होंगे उनके निषेचित अंडे क्या कहलाएंगे? उनके निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं। तो आपने देखा कि X क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं। ऐसे शुक्राणु जिसमें X क्रोमोसोम होता है
एक्स क्रोमोसोम के साथ जो सहित हैं, जिसके साथ में एक्स क्रोमोसोम है, ऐसे शुक्राणु से निषेचित अंडे क्या बनते हैं? मादा बन जाते हैं। और जो एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु से निषेचित होते हैं वे नर बनते हैं। जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, एक्स क्रोमोसोम से जो रहित शुक्राणु है, जिस शुक्राणु में एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वह निषेचित होते हैं और वे क्या बन जाते हैं? नर बन जाते हैं। तो आपने देखा कि एक्स शुक्राणु युक्त अर्थात एक्स शुक्राणु भी साथ में हो तो ऐसे निषेचित अंडे मादा बन जाएंगे, और जिसमें एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु अर्थात उसमें एक्स क्रोमोसोम जब नहीं होगा तो ऐसे शुक्राणु जो हैं क्या बन जाएंगे? नर बन जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? ठीक है, क्या नर और मादा में दोनों में क्रोमोसोम संख्या बराबर होती है? आइए देखते हैं। इसलिए एक्स क्रोमोसोम के लिंग निर्धारण की भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम नाम दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम की लिंग निर्धारण में भूमिका होती है, एक्स क्रोमोसोम की लिंग निर्धारण में भूमिका होती है। अगर शुक्राणु के साथ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है तो उससे निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं। अगर शुक्राणु के साथ एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है तो उसके द्वारा निषेचित अंडे नर बन जाते हैं। ठीक है, अर्थात एक्स क्रोमोसोम की लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम अर्थात सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। शेष क्रोमोसोम को अलिंग क्रोमोसोम, ऑटोसोम नाम दिया गया। ठीक है, तो लिंग क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या कहते हैं? अलिंग क्रोमोसोम, ऑटोसोम का नाम दिया गया। उनको अलिंग क्रोमोसोम या ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरह का उदाहरण कहाँ मिलता है? एक्सो प्रकार। तो उदाहरण देखें, टिड्डा जो है उसमें एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। टिड्डा जो है उसमें एक्सओ प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में अलिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं कि टिड्डा में जो है एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा केवल एक ही क्रोमोसोम एक्स का होता है, जबकि मादा में एक्स क्रोमोसोम का पूरा जोड़ा होता है। ठीक है, इन परीक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित किया गया। ठीक है, तो एक्सओ प्रकार में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसकी जानकारी होने के बाद जो है दूसरे जीवों में भी, कीटों में जानकारी होने के बाद दूसरे जीवों में भी लिंग निर्धारण का खोज स्टार्ट हुआ, प्रेरित किया। तो इन परीक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित किए गए। कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कई अन्य कीटों में और मानव में भी, ठीक है, कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा पहला कि XO प्रकार का लिंग निर्धारण, फिर आप देख रहे हैं XY प्रकार का लिंग निर्धारण। तो XY प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? कई अन्य कीटों में, मानव समेत स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान होती है। ठीक है, और XY प्रकार में क्या होता है? नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम संख्या क्या होती है? समान होती है। जहाँ नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। नर में एक क्रोमोसोम तो X होता है तथा उसका जोड़ीदार स्पष्ट छोटा होता है और Y क्रोमोसोम कहलाता है। तो नर में आप देख रहे हैं कि नर में एक क्रोमोसोम X होगा। ठीक है, नर में एक क्रोमोसोम तो X होता है, लेकिन उसका जो जोड़ीदार होता है वह स्पष्ट छोटा होता है और Y क्रोमोसोम कहलाता है। तो नर में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? XY होते हैं। ठीक है, और Y क्रोमोसोम क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, अलिंग सूत्रों की संख्या नर और मादा में बराबर होती है। जो अलिंग सूत्र हैं, जो ऑटोसोम है, उनकी संख्या जो है नर और मादा दोनों में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में नर में अलिंग सूत्र के साथ XY और मादा में अलिंग सूत्र के साथ XX होता है। ठीक है, अलिंग की संख्या जो है दोनों में बराबर होती है।
तो नर में जो है अलिंग सूत्र होंगे और उसके साथ XY होगा, और मादा में अलिंग सूत्र के साथ XX होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मानव और ड्रोसोफिला में नर में, किसमें? नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक जोड़ा। मादा में क्या होता है? अलिंग क्रोमोसोम होगा और एक जोड़ा X क्रोमोसोम होगा, XX होगा। और नर में क्या होगा? ड्रोसोफिला में क्या होगा? अलिंग क्रोमोसोम होंगे और इसके अलावा एक X क्रोमोसोम होगा और Y क्रोमोसोम होगा, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा दो X क्रोमोसोम होंगे, अर्थात एक जोड़ा X क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ध्यान से देखें, फिगर में दिया गया है, जैसे यह मेल है और यह फीमेल है। ठीक है, तो मेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो अलिंग सूत्र होंगे, अलिंग क्रोमोसोम ऑटोसोम होंगे और उसके अलावा एक XY होगा। Y क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, यह मेल में हो गया। और फीमेल में ऑटोसोम होंगे, अलिंग सूत्र होंगे और अलिंग क्रोमोसोम के अलावा जो है एक जोड़ा X क्रोमोसोम होगा, XX होगा। ठीक है, तो यह मादा में हो गया। तो यह आपने देखा। अब आप देखें ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में ठीक मानव की तरह है, नर में जो है XY है और मादा में जो है XX है। ठीक है, पक्षियों में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें जो आप देखें नर में जो है इसको ZZ से लिखते हैं। ठीक है, जो सेम होता है ZZ, और फीमेल में जो है, मादा में जो है ZW से लिखते हैं और इसमें W जो होता है वह छोटा होता है। ठीक है, इसमें ठीक उल्टा होता है पक्षियों में। तो आपने देखा क्रोमोसोम भिन्नताओं के द्वारा लिंग निर्धारण। अ और ब में मानव तथा ड्रोसोफिला, मादा में XX क्रोमोसोम समयुग्म की और नर में XY क्रोमोसोम विषम युग्म की स्थिति आपने देखा। जब XX क्रोमोसोम एक तरह से है मादा में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? समयुग्म की कहेंगे। और नर में XY है तो उनको क्या कहेंगे? विषम युग्म की स्थिति कहेंगे। अनेक पक्षियों में मादा में असमान होता है जबकि नर में समान होता है। पक्षियों में मादा में क्या होता है? असमान क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिसको ZW से लिया गया है, और नर में समान क्रोमोसोम होते हैं जिसको ZZ से दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, तो ऊपर के विवरण से आपने दो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया। ठीक है, जो भी आपने अभी तक चर्चा हुई, ऊपर के विवरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारण अर्थात XO प्रकार और XY प्रकार के विषय में पढ़ा। ठीक है, दोनों में ही नर दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। दोनों में ही नर क्या करते हैं? दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। पहला, या तो X क्रोमोसोम सहित या रहित, या तो उसके साथ X क्रोमोसोम रहता है या फिर नहीं रहता है। कुछ युग्मकों में X क्रोमोसोम और कुछ में Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, या तो X क्रोमोसोम सहित होगा या फिर रहित होगा, और कुछ युग्मकों में X क्रोमोसोम होगा और कुछ में Y क्रोमोसोम होगा। इस प्रकार लिंग निर्धारण क्रियाविधि को नर विषम युग्मता हेटेरोगैमेटी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लिंग निर्धारण क्रियाविधि को क्या कहते हैं? नर विषम युग्मता कहते हैं, हेटेरोगैमेटी कहा जाता है। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार का लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी गई है। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि मेल में गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, ZZ, जबकि फीमेल में गुणसूत्र अलग तरह के होते हैं, एक बड़ा एक छोटा होता है, ZW। ठीक है, तो इसमें आपने देखा ऊपर के विवरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारण अर्थात XO प्रकार और XY प्रकार के विषय में पढ़ा। दोनों में ही नर दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। ठीक है, या तो X क्रोमोसोम सहित या रहित, और कुछ युग्मकों में X क्रोमोसोम और कुछ में Y क्रोमोसोम पाया जाता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण क्रियाविधि को नर विषम युग्मता अर्थात हेटेरोगैमेटी कहा जाता है। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी गई है। इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर और मादा दोनों में समान होती है। ठीक है, पक्षियों में क्या होता है?
क्रोमोसोम में की कुल संख्या नर और मादा दोनों में समान होती है, किंतु मादा द्वारा लिंग क्रोमोसोम के लिहाज से दो भिन्न प्रकार के युग्मक उत्पादन होता है। मादा में क्या होता है, दो अलग अलग तरह के युग्मक का उत्पादन होता है। मादा द्वारा लिंग क्रोमोसोम के लिहाज से दो भिन्न प्रकार के युग्मक का उत्पादन होता है, अर्थात मादा विषम युग्मता हेटेरोगैमेटी पाई जाती है। तो पक्षियों में आपने देखा कि क्या होता है, मादा विषम युग्मता पाई जाती है, हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, जबकि कुछ जीवों में आपने देखा था नर विषम युग्मता पाई जाती है, हेटेरोगैमेटी पाई जाती है। तो फिगर में क, अ और ब में, ठीक है, ड्रोसोफिला और नर में क्या पाया, ड्रोसोफिला में और मानव में क्या पाया जाता है, नर विषम युग्मता हेटेरोगैमेटी पाई जाती है। जो नर होता है उसके क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं XY, अर्थात नर विषम युग्मता पाई जाती है। जबकि ठीक है, जबकि पक्षी में आपने देखा उसमें क्या पाया जाता है, मादा विषम युग्मता पाई जाती है, हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, जिसमें मादा में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं ZW होते हैं, बड़े छोटे होते हैं। पूर्व वर्णित लिंग निर्धारण से भिन्नता प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षियों के लिंग क्रोमोसोम को Z और W क्रोमोसोम कर दिया गया। ठीक है, जो मानव और ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के लिए जो सिंबल यूज किए गए थे XY, उससे डिफरेंट होने के लिए, अलग की तरह दिखने के लिए पक्षियों के लिए चेंज कर दिया गया। पक्षियों के लिए लिंग क्रोमोसोम को Z और W क्रोमोसोम कह दिया गया है। ठीक है, इन जीवों में मादा में एक Z और एक W क्रोमोसोम होता है। मादा में क्या होता है, एक Z होता है और एक W क्रोमोसोम होता है, जबकि नर में अलिंग सूत्रों के अलावा Z क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। नर में क्या होता है, अलिंग सूत्रों के अलावा Z क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है ZZ, जबकि मादा में, ठीक है, अलिंग सूत्र के अलावा जो है एक Z और एक W क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जीवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब आपको जानना है मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में लिंग निर्धारण जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।